हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। और आज के इस मैराथन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज का आपका पोएम का सभी कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जाएगा आपका 1 to 5 पोएम के लिए। आज सभी पोएम को आज हम बुलेट सीरीज में पढ़ने वाले हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कोई भी कन्फ्यूजन होता है आपको सिर्फ पेन एंड कॉपी लेकर के बैठना है, केवल सुनना है, और जो भी आपको पॉइंट लगता है उसे आप नोट करिएगा और आप सुनते रहिएगा। अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय पीते हुए सुनिए, यदि आप कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं तो खाते हुए पूरे एंटरटेनमेंट के साथ में अपनी पोएम्स को स्टार्ट करेंगे। और आइए इस बुलेट सीरीज की पहली पोएम को स्टडी करते हैं, पोएम नंबर 1। और पोएम नंबर जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, नंबर 1 का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है माई मदर एट 66, और बराबर में नाम लिखा हुआ है कमला दास। तो ये है हमारी पोएटेस, ये हमारी कवित्री है। तो कवित्री कमला दास जो हैं वो इस पोएम में अपनी माता की दशा का वर्णन करती हैं। तो हमें बहुत अच्छे से गो थ्रू होना है माई मदर एट 66, और पूरी पोएम को बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम समय में इसको पूरी तरह से समराइज करते हुए बहुत अच्छे से, कोई भी पॉइंट न छोड़ते हुए कंप्लीट तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को, किस तरह से पढ़ना है। आइए बने रहिएगा स्टार्टिंग से अंत तक। तो देखिए, सबसे पहले बैकग्राउंड को समझिए कि जो हमारी कवित्री कमला दास है, तो कवित्री कमला दास जो है वो अपने घर से, ये सपोज करते हैं ये कवित्री कमला दास का हाउस है, कवित्री कमला दास का ये घर है। और कवित्री कमला दास द पोएटेस कमला दास, कवित्री कमला दास अपने घर से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी पिछली शुक्रवार की सुबह को कार ड्राइव करती हुई, देखिए कार को ड्राइव करती हुई यानी कार चलाती हुई कवित्री कमला दास कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी। यानी उसको जाना था कोचीन एयरपोर्ट पर, उसको जाना था। वो जा रही है कोचीन एयरपोर्ट पर, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह को कवित्री कमला दास अपने घर से, अपने पेरेंट्स के घर से कार ड्राइव करती हुई जा रही है। यानी ड्राइविंग सीट पर जो बैठी हुई है वो कवित्री कमला दास बैठी हुई है, और वो कार ड्राइव करती हुई कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही है। पीछे की सीट पर भैया उसके फादर बैठे हुए हैं, और कवित्री कमला दास के बराबर में उसकी माताजी बैठी हुई है, उसकी मदर बैठी हुई हैं बराबर वाली सीट पर। तो जैसे वो कार ड्राइव करती हुई आगे जा रही है तो उसकी जो दृष्टि है वो अपनी माताजी की तरफ पड़ती है, यानी वह अपनी माताजी को देखती है, और माताजी की तरफ वो गौर फरमाती है, वो देखती है। उस समय जब उसने अपनी माताजी की तरफ देखा था तो वो डिस्क्रिप्शन देती है, यानी अपनी माताजी की दशा का वर्णन करती है। जो माता 66 ईयर्स ओल्ड है, यानी उसकी माताजी की जो उम्र बताई गई है वो 66 ईयर्स ओल्ड है, 66 वर्ष की अवस्था में है। यानी आप समझ सकते हैं, यानी बहुत ही एज्ड है, बहुत ही बूढ़ी है। तो उस समय जब कवित्री कमला दास देखती है अपनी माताजी की तरफ, तो उस समय वह ऊँघ रही थी, यानी सी वॉज डोजिंग एट दैट टाइम। देखिए, डोजिंग का मतलब होता है ऊँघना, यानी उस समय जब कवित्री कमला दास अपनी माताजी की तरफ देखती है तो वह उस समय ऊँघ रही थी, यानी आधी जगी हुई थी और आधी सोई हुई थी। ऐसी अवस्था में जो है उसकी माताजी उसके बराबर में थी। और जब वो देखती है अपनी माताजी की तरफ तो उसका मुंह खुला हुआ था, यानी माताजी का जो मुंह था वो खुला हुआ था, और माताजी का जो कलर था, माताजी की जो बॉडी का कलर है वो बताया गया है वैन एंड पेल, यानी फीका और पीला पड़ा हुआ था। बुढ़ापे में क्या होता है कि बुढ़ापे में जो रंग होता है, बॉडी का जो कलर होता है वो एकदम से फीका और पीला पड़ जाता है। तो वही 66 वर्ष की अवस्था में बुढ़ापे में
कवित्री कमला दास की माताजी का रंग जो है वो फीका और पीला पड़ा हुआ था। और माताजी की तुलना करती है कवित्री कमला दास एक कॉर्प्स से तुलना करती है, यानी एक लाश से तुलना करती है, डेड बॉडी से उसकी तुलना करती है। तो माताजी की जो तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है, वो डेड बॉडी से किया गया है। तो ये जो है ये सब दशा देख करके अपनी माताजी की कवित्री कमला दास दुखी होती है और उसे अपना चिर परिचित यानी पुराना फेमिलियर, ओल्ड फेमिलियर पेन एंड एक याद आता है। यानी उसे जैसे बचपन में कोई बच्चा जो है अपनी माताजी की उंगली पकड़कर चलता है और अचानक से उसके हाथ से अपनी माता की या पिता की उंगली छूट जाती है, तो एकदम से उसका सारा संसार सा एकदम से गायब हो जाता है। तो उसी प्रकार से कवित्री कमला दास यहाँ पर सोच रही है कि बुढ़ापे की वजह से उसकी माताजी अगर मर गई तो उसके लिए भी ये संसार बिल्कुल खो सी जाएगा। तो वही सेंस उसका, यानी वही पुराना दुख जो है उसको याद आ जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कवित्री कमला दास के अगर चेहरे की बात की जा रही है तो कवित्री कमला दास की माता के चेहरे की अगर बात की जा रही है तो कवित्री कमला दास के माता का जो चेहरा है, मदर्स फेस, कवित्री कमला दास की माता का जो चेहरा है उसकी तुलना की जाती है लेट विंटर्स मून से की जाती है। लेट विंटर्स मून यानी जाती हुई सर्दी के चंद्रमा से की जाती है। माताजी के चेहरे की तुलना क्यों की जाती है ज़रा ये समझ लीजिए कि देखिए लेट विंटर्स मून आप समझ सकते हैं कि जाती हुई सर्दी का चंद्रमा। तो देखिए सर्दी में बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ता है और कोहरे की वजह से जो चंद्रमा है वो एकदम से धूमिल सा नज़र पड़ता है, यानी वैन एंड पेल ये भी नज़र आता है। जिस प्रकार से माताजी का चेहरा जो है वैन एंड पेल बताया गया है, इसी प्रकार से वैन एंड पेल जो है ये चंद्रमा भी है। और यहाँ पर देखिए ये भी अपनी अंतिम दशा में है, अर्थात ये भी बुढ़ापे में है। और यहाँ पर चंद्रमा जो है जाती हुई सर्दी का ये चंद्रमा है, यानी ये भी अपनी अंतिम दशा में है और ये भी अब छिपने वाला है और फिर अंधेर लग जाएगा। तो इसलिए इन दोनों की तुलना की जाती है, यानी मदर्स फेस इज कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, यानी माताजी के चेहरे की तुलना की जाती है लेट विंटर्स मून, जाती हुई सर्दी के चंद्रमा से की जाती है। अगर यही क्वेश्चन बदल के पूछा जाता है कि व्हाट इज द मदर कंपेयर टू, तो माताजी की जो तुलना की जाती है वो किससे की जाती है, वो डेड बॉडी से की जाती है, यानी एक कॉर्प्स से की जाती है, एक लाश से की जाती है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या होता है कि जो कवित्री कमला दास है, कवित्री कमला दास कोचीन एयरपोर्ट पर अब उतर लेती है और आगे की तरफ बढ़ती है। और कोचीन एयरपोर्ट पर जब वो पहुंच जाती है कवित्री कमला दास, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कमला दास यानी केडी। तो कवित्री कमला दास जब कोचीन एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है तो वहाँ पर उसका सिक्योरिटी चेक होता है, वहाँ पर उसका सिक्योरिटी चेकिंग होता है, सुरक्षा जांच होती है उनकी। और सुरक्षा जांच के बाद आफ्टर सिक्योरिटी चेकिंग वह कुछ गज दूरी पर जाकर के खड़ी होती है और वापस से अपनी माताजी की तरफ देखती है। यानी कवित्री कमला दास सपोज कीजिए यहाँ पर ये खड़ी हुई हैं और वापस से अपनी माताजी की तरफ देखती हैं और अपनी माताजी की तरफ देख करके वो मुस्कुराती हैं। कवित्री कमला दास अपनी माताजी की तरफ देख करके मुस्कुराई थी और कहती है सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, अम्मा शीघ्र ही मिलेंगे। यानी ये पार्टिंग वर्ड्स हैं, ये पार्टिंग वर्ड्स हैं, यानी विदाई के समय के शब्द हैं जो दर्शाते हैं कि जो कवित्री है कमला दास वो ऑप्टिमिस्टिक है। यानी कवित्री कमला दास जो है ये वर्ड्स दर्शाते हैं ऑप्टिमिस्टिक। कवित्री कमला दास ऑप्टिमिस्टिक है, यानी
ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, जिसको आस होती है। यानी कवित्री कमला दास को आशा है कि जब वो कहीं पर जा रही है और वहाँ से वो वापस आएगी तो वो वापस से अपनी माताजी से मिलेगी, अपनी अम्मा से मिलेगी दोबारा से। इसीलिए वो बोलती है सी यू सून अम्मा। तो ये बिल्कुल पोएम जो है यहाँ पर आपकी फिनिश होती है। बहुत अच्छे से आपको समराइज करना है। फटाफट से क्विक रिवीजन मैं आपको दे चुका हूँ कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी पिछले शुक्रवार की सुबह को कवित्री कमला दास अपने पेरेंट्स के घर से कार ड्राइव करती हुई कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी और उसके बराबर में उसकी माताजी बैठी हुई थी। उसके बैक वाली सीट पर उसके पिताजी बैठे हुए थे। वो अपनी माँ की तरफ देखती है। वो जो है उनकी माताजी ऊँघ रही थी। उस समय उनका मुंह खुला हुआ था, उनका रंग फीका और पीला पड़ा हुआ था और वो एक लाश के समान दिखाई पड़ रही थी। माताजी के चेहरे की तुलना किससे की जाती है? लेट विंटर्स मून से की जाती है। क्यों की जाती है? दोनों में समानताएं हैं। क्या समानता है? ये भी फीका और पीला नजर आता है, माताजी का चेहरा भी फीका और पीला नजर आता है। ये माताजी भी अपनी अंतिम स्टेज में है और ये चंद्रमा भी अंतिम स्टेज में है। फिर कवित्री कमला दास कोचीन एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और वहां पर उसकी सुरक्षा जांच होती है, सिक्योरिटी चेकिंग होती है और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद फिर वो वापस से मुड़ करके अपनी माताजी की तरफ देखती है और मुस्कुराती है और बाद में बोलती है सी यू सून अम्मा, अम्मा शीघ्र ही मिलेंगे। तो दीज पार्टिंग वर्ड्स सिग्निफाइज दैट द पोएटेस वाज एन ऑप्टिमिस्टिक। तो ये जो अंतिम विदाई के शब्द हैं ये दर्शाते हैं कि कवित्री कमला दास ऑप्टिमिस्टिक थी, आशावादी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये पोएम आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा, अच्छे से आपका समझ आ चुका होगा। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको पोएम नंबर 1 पूरी तरह से समझ आ गया होगा। और आइए स्टार्ट करते हैं आप पोएम नंबर 2 पर। देख रहे हैं पोएम नंबर 2 का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जिसका मतलब भी मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है। इसका मतलब है एक मलिन बस्ती के प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा। गुरुजी समझ नहीं आया मलिन क्या होता है? तो मलिन का मतलब होता है जो गरीब लोगों की बस्ती होती है, यानी मलिन बस्ती उसको कहते हैं, गरीब लोगों की बस्ती को। तो आइए पोएम को स्टार्ट करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जिसने हमें यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया है, आपको पढ़ने के लिए ये मौका दिया है पोएम को और मुझे पढ़ाने का मौका दिया है। तो आइए उस शख्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर पोएट्स कॉर्नर में जाते हैं और पोएट्स कॉर्नर में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले नाम आपको पता चल चुका है कि जो हमारे इस पोएम के पोएट हैं उसका नाम है स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर का जन्म हुआ था 1909 में, 1909 में इंग्लैंड में हुआ था और ये इंग्लिश एसेइस्ट और पोएट के रूप में जाने जाते हैं। इनकी डेथ जो हुई थी वो 1995 में हुई थी। और एक बात इनके विषय में ये कही जाती है कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को विदाउट डिग्री लिए हुए ही छोड़ दिया था और वो 1930 में बर्लिन चले गए थे। उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो माने जाते हैं उनके ये माने जाते हैं वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, धूम मचाने वाला उनका वर्क था। और द एज ऑफ बीइंग एन ऑटोबायोग्राफी, ये भी उनका बहुत अच्छा वर्क है। और जो ये पोएम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से लिखी है और इस पोएम के माध्यम से वो हमें बताएंगे कि किस तरह से समाज में गरीबी के कारण सोशल इनइक्वालिटी और सोशल इनजस्टिस फैलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। तो देखिएगा पोएम जो शुरू होती है हमारी वो होती है, जैसे आपने टाइटल यहाँ पे पढ़ा है तो टाइटल में क्या है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, यानी मलिन बस्ती की एक मलिन बस्ती है, एक गरीब लोगों की बस्ती है। और वो जो गरीब लोगों की बस्ती है उसमें एक स्कूल है और वो स्कूल एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री से मतलब प्राथमिक विद्यालय, यानी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय जो होते हैं। तो वहाँ पर मलिन बस्ती में, यानी जो गरीब लोगों की बस्ती है उसमें जो विद्यालय है उसकी एक कक्षा का वर्णन किया गया है और उस कक्षा में पढ़ने वाले गरीब बच्चे जो उस मलिन बस्ती के परिवारों से आते हैं तो उनका वर्णन किया गया है। और कवि यहाँ पर हमें बताएंगे कि किस कदर की गरीबी है और उस गरीबी के कारण किस तरह से हमारे समाज में इनइक्वालिटी होती है, यानी जो ग्रुप इनइक्वालिटी होती है हमारे समाज में, इनजस्टिस होता है, वो किस तरह से उजागर करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, वो बिल्कुल पहली लाइन देते हैं कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। यहाँ से वो अपनी कविता को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है
बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ आप स्टार्टिंग से अंत तक। तो देखिए वहाँ पर जो क्लासरूम है, यानी जो स्कूल है, स्कूल के अंदर जो क्लासरूम है और उस क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो वहाँ पर शिक्षा लेने के लिए गरीब बस्ती के बच्चे आते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं पोएट स्टीफन स्पेंडर। सबसे पहले हमें बताते हैं कि दूर, बहुत दूर, हवाओं के झोंकों से बहुत दूर, इन बच्चों के चेहरे जो हैं वो बिल्कुल जड़ विहीन खरपतवार के समान मालूम पड़ते हैं। जड़ विहीन खरपतवार से मतलब अनवांटेड प्लांट्स, यानी जैसे आप किसी भी अनवांटेड प्लांट्स की अगर रूट को काट दें और वो मुरझा से जाते हैं, तो उसी प्रकार से माल न्यूट्रिशन की वजह से, अच्छा खान पीन न होने की वजह से इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो पीले पड़े हुए हैं, मुरझाए हुए हैं। तो बच्चों का वर्णन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। फिर आगे बताते हैं कि जो क्लासरूम में सबसे आगे की तरफ एक लड़की बैठी हुई है, और वो लड़की जो है वो एक बहुत लंबी लड़की है। वो कहते हैं कि एक लंबी लड़की अपनी गर्दन झुकाए हुए बैठी है। गर्दन झुकाने से मतलब है कि वो बोझ के कारण जो है उसकी गर्दन झुक गई है। हम ऐसा मान सकते हैं कि जब भी स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो उसके पेरेंट्स उसको मेहनत मजदूरी के काम में लगा देते हैं, और जिससे वजन ढोने की वजह से उसकी जो गर्दन है वो झुक गई है। तो पहला डिस्क्रिप्शन उसने दिया कवि स्टीफन स्पेंडर ने कि लंबी लड़की है, गर्दन झुकाए हुए बैठी है। फिर कहते हैं कि एक पेपर स्विमिंग बॉय, यानी एक दुबला पतला लड़का बैठा हुआ है जो कागज के समान दिखाई पड़ रहा है, यानी माल न्यूट्रिशन की वजह से, खाने पीने की कमी की वजह से, पोषक तत्वों की कमी की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला है। और उसकी जो आंखें हैं वो चूहे के समान बताई गई है, यानी उसकी आंखों में चूहे के समान तलाश है। यानी जिस प्रकार से चूहा खाने पीने की चीज़ों को तलाश करता हुआ इधर उधर अपनी आंखों को दौड़ाता है, उसी प्रकार से वो दुबला पतला लड़का जो कागज के समान दिखाई पड़ रहा है वो भी अपनी नज़रों को इधर उधर क्लासरूम में दौड़ा रहा है, यानी उसे भी खाने पीने की चीज़ें चाहिए, यानी उसको भी भूख लगी है। फिर बताते हैं कवि स्टीफन स्पेंडर की एक ऐसा लड़का बैठा हुआ है जो बिल्कुल से अभागा है, यानी अनलकी है, अनलकी हेयर कहते हैं उसको, यानी एक अभागा उत्तराधिकारी लड़का है। अभागा क्यों कहते हैं, यानी उसका भाग्य ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वो जो है जन्मा है अपने पिताजी की द्वारा दी गई एक बीमारी के साथ, यानी उसको एक बीमारी हो गई है जिसको रिकेट बोलते हैं, यानी हड्डी मुड़ने वाला रोग जो है उसको है, जो उसको पिताजी को था, यानी उसके जो फादर की जो डिसीज़ है वो डिजीज़ उस तक पहुंची है, यानी वो अपने पिताजी की उस बीमारी का उत्तराधिकारी है। और वो बेचारा मतलब अनलकी बॉय है, और वो बैठा हुआ है और वो अपने डेस्क पर बैठा हुआ अपना लेसन लर्न कर रहा है। सबसे पीछे की तरफ अगर जाएं तो सबसे पीछे की तरफ अंधियारी क्लास में एक बहुत ही छोटा सा, बहुत प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसका वर्णन किया है कवि ने। तो कवि को वो बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है और वो पीछे की तरफ बैठा हुआ है। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये क्लासरूम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का डिस्क्रिप्शन है। और फिर वो बताता है कि जो क्लासरूम है वो क्लासरूम जो है मतलब किस तरह की है, उनकी दीवारों का वर्णन करता है। तो दीवारों को वो बताता है कि शोर क्रीम वॉल्स, यानी जो दीवारें हैं वो दीवारें बहुत भद्दी दिखाई पड़ रही हैं, यानी रफ लुकिंग है। उनकी जो सफ़ेदी है पता नहीं कब उन पर सफ़ेदी की गई होगी, और वो सफ़ेदी जो है एकदम से पूरी तरह से उड़ी हुई है, यानी ऑफ वाइट है। तो इसलिए वो दीवारों के कलर को बताता है, शोर क्रीम वॉल्स कहता है दीवारों को। और आप समझ सकते हैं कि यानी बहुत ही क्लासरूम की जो दीवारें हैं बहुत भद्दी हैं। अब क्लासरूम को सजाने के लिए बहुत सी चीज़ों का यूज़ किया गया है। अब उनका वर्णन करते हैं कवि स्टीफन स्पेंडर। बताते हैं कि भद्दी दिखाई देने वाली दीवारों पर दान देने वाले लोगों की सूची लगी है, एक लिस्ट लगी है, यानी जिन जिन लोगों ने दान दिया है उनके नाम लिखे हुए हैं, और जो चीज़ें उन्होंने दान की हैं वो चीज़ें आगे वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि क्लासरूम के अंदर एक वर्ल्ड मैप लगा हुआ है जिसको वो ओपन हैंडेड मैप कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड मैप है, जो संसार का नक्शा है, ये वास्तव में दिखाता है कि संसार कैसा है, कहाँ पर कौन सा कॉन्टिनेंट है, कहाँ पर कौन सा सी है, कहाँ पर कौन सा ओशन है। तो ये सब कुछ हमें बताता है। लेकिन फिर वो कहता है कि ये जो संसार है ये इन बच्चों का संसार नहीं है,
यानी एकदम से कंट्राडिक्टरी शो करता है। ये सब चीज़ें जो क्लासरूम में डेकोरेट करने के लिए लगी हैं, ये सारी की सारी इन बच्चों के साथ में कंट्राडिक्टरी शो करती हैं, यानी विरोधाभास उत्पन्न करती हैं। इन बच्चों से इनका कोई लेन देन नहीं है, कवि हमें ये बताना चाहते हैं। तो कवि बिल्कुल बताना चाहते हैं कि ये जो संसार है, ये संसार जो है इन बच्चों का संसार नहीं है। इन बच्चों का संसार इस संसार से, नक्शे वाले संसार से कहीं अधिक दूर है। और वो संसार उनका उन मलिन बस्तियों में है जहाँ पर वो रहते हैं, उन गरीब बस्तियों में। वहाँ पर जो गंदा वातावरण है वही उनका संसार है। और जहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी, बहुत ही भिड़ी गलियाँ हैं जो आकाश में बंद होती हैं, यानी वो बिना छत के वहाँ पर रहते हैं। अंतहीन कोहरे की रात में पूरा उनका समय जो है बीतता है अपनी मलिन बस्तियों में, और यही उनका संसार है। तो इसलिए कहते हैं कि ब्लोट दीजिए इस मैप को। ये बकवास है, इन सब चीज़ों को बकवास बताते हैं कवि स्टीफन स्पेंडर, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों ने कभी देखी ही नहीं हैं। अगला बताते हैं कि क्लासरूम के अंदर एक विलियम शेक्सपियर का हेड का फोटो लगा हुआ है। यानी विलियम शेक्सपियर जो है लिटरेरी जीनियस हैं, बहुत ही बड़े महान साहित्यकार हैं। इंग्लिश लिटरेचर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत से नाटक लिखे हैं, उन्होंने 154 उन्होंने सनेट्स लिखे हैं, और उन्होंने जो है 37 प्लेज लिखे हैं। तो इस तरह से उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्लासरूम में इन बच्चों के लिए वो यूजलेस है, वो बेकार है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे उस लायक ही नहीं हैं कि वो उनके द्वारा, उन लिटरेरी जीनियस विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए वर्ड्स को पढ़ सकें। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें बकवास हैं। और आगे बताते हैं कि क्लासरूम को सजाने के लिए एक सीनरी लगी हुई है, जिस सीनरी में उगता हुआ सूर्य, पर्वत, झरने, पेड़ पौधे, पक्षी और समुद्र, जहाज, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। और क्लासरूम में एक फ़ोटो लगा हुआ है, जो फ़ोटो दर्शाता है एक बहुत ही ऊंची इमारत को दर्शाता है। और वो ऊंची इमारत की जो परछाई है वो पूरे नगर में पड़ती है। और ऊंची इमारत की जो गुंबद है वो सभ्यता का एक प्रतीक मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए आगे एक और फोटो लगा हुआ है, जिसमें जो सीनरी मैंने आपको बताया, जिसमें जहाज है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को लुभाती हैं। बच्चों ने ये सब चीज़ें कभी देखी नहीं हैं, यानी उन्होंने कभी जहाज़ को, यानी शिप को कभी नहीं देखा है। उन्होंने जो सुंदर सुंदर चीज़ें उस सीनरी में दिखाई गई हैं वो अपने जीवन में कभी देखी नहीं हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को लुभाती हैं, और बच्चे सोचते हैं कि वो इन चीज़ों को चुरा करके घर ले जाएं। तो देखिए, जो चीज़ें बच्चों में चोरी की प्रेरणा दें, यानी जो बच्चों को लुभा रही हैं, चोरी करने के लिए इंस्पायर कर रही हैं, तो वो चीज़ें सब बकवास हैं, वो चीज़ें बेकार हैं। तो इसलिए कवि स्टीफन स्पेंडर हमें बताना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें कंट्राडिक्टरी हैं जो क्लासरूम को सजाने के लिए यहाँ पर लगी हैं। इन सब चीज़ों का कोई इम्पोर्टेंस यहाँ पर नहीं है, ये सब चीज़ें यूजलेस हैं बच्चों के लिए, इसलिए बकवास है, इन सब को हटा दीजिएगा। फिर कवि गुजारिश करता, मतलब कवि हमें बताता है कि जो मलिन बस्ती में ये बच्चे किस तरह से रहते हैं, यानी स्लम चिल्ड्रन जो है वो किस तरह से रहते हैं। तो कवि स्टीफन स्पेंडर हमें बताते हैं कि ये बच्चे कूड़ों के ढेरों पर रहते हैं। ये बच्चे अपने अपने छोटे छोटे क्रैम्प्ड होल्स में, यानी छोटे छोटे घरों में असंख्य बच्चे जो है चूहों के समान रहते हैं। और ये बच्चे कूड़ों के ढेरों पर रहते हैं। कूड़े के ढेरों पर बैठ करके ये बच्चे अपनी ही स्किन को पहने रहते हैं, अपनी ही खाल को पहनते हैं। अर्थात बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया है कवि स्टीफन स्पेंडर ने। वो हमें बताना चाह रहे हैं कि इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और उनकी जो हड्डियां हैं वो उनकी खालों से बाहर झांकने का प्रयास करती हैं। अर्थात माल न्यूट्रिशन को शो करते हैं कवि स्टीफन स्पेंडर कि किस कदर की मतलब खाने पीने की कमी है, किस कदर की माल न्यूट्रिशन है, किस कदर की गरीबी है, और कैसा सोशल डिस्टिंक्शन है, यानी कैसा इनइक्वालिटी है बच्चों के लिए, जो इनकी बस्ती को दूर धकेल दिया गया है अमीर लोगों के द्वारा। तो आप देखें ये बच्चे किस तरह से रहते हैं, और ये स्टील के स्पेक्टिकल्स पहने रहते हैं। और गरीबी की वजह से क्या है कि स्पेक्टिकल्स के जो लेंसेज होते हैं वो पूरी तरह से टूटे फूटे रहते हैं, और वो फिर भी मेंड करके, उनको फिर भी मरम्मत करके पहने रहते हैं। और वो टूटे हुए ग्लास के जो टुकड़े हैं वो बिल्कुल इस प्रकार मालूम पड़ते हैं जिस प्रकार से किसी पत्थर पर
कांच की बोतल के टुकड़े रख दिए गए हों। तो बहुत ही ज़्यादा गरीबी यहाँ पर दिखाई गई है। अब कवि स्टीफन स्पेंडर कहते हैं कि जो लोग इस स्कूल में आते हैं, जो गवर्नर आते हैं, जो टीचर यहाँ पर आते हैं, जो इंस्पेक्टर आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, उन सब से गुजारिश करते हैं, कवि स्टीफन स्पेंडर कहते हैं कि इन सब लोगों को, इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और जो चीज़ें, जो बैरियर्स हैं, जो बाधाएं हैं, इन बच्चों की जो मीनिंगफुल एजुकेशन के आड़े जो बाधाएं आती हैं, उन सभी बाधाओं को इन लोगों को तोड़ देना चाहिए और इन्हें अधिक से अधिक इन्हें फैसिलिटीज़ प्रदान करें ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर अपने करियर को बनाएं। और इसकी एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग तरीके से देते हैं। कवि स्टीफन स्पेंडर बहुत बेहतरीन अंदाज में लिखते हैं और वो कहते हैं कि मतलब ब्रेक और ब्रेक 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 टिल दे ब्रेक द टाउन, यानी तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ जब तक नगर दिखाई न पड़ जाए। अर्थात ये वाला एक्सप्रेशन दिया है, बहुत अच्छा सुनिएगा कैसे कि जैसे पुराने राजा महाराजाओं के जो मकबरे होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, तो वो कहना चाह रहे हैं कि नगर को तोड़ दीजिए और जब तक तोड़ते जाओ, जब तक इन बच्चों को हरा भरा फील्ड यानी ग्रीन फील्ड जब तक इनको दिखाई ना पड़ जाए। अर्थात ग्रीन फील्ड जो है वो सूचक है उनके करियर का, और तोड़ते जाओ का मतलब है यहाँ पर इनको पढ़ाते जाओ तब तक पढ़ाते जाओ जब तक इनकी जबान पुस्तकों पर दौड़ने ना लगे। और फिर कहते हैं कि ग्रीन एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स, यानी जो सफ़ेद पत्तियां हैं और जो हरी पत्तियां हैं उन बच्चों के सामने हिस्ट्री को खोल कर ना रख दे। अर्थात जो वाइट लीव्स कहते हैं, वाइट लीव्स का मतलब है पुस्तकें और ग्रीन लीव्स का मतलब है उनकी जो नोटबुक्स हैं, यानी जो पुस्तकें हैं उनको तब तक पढ़ाते जाओ जब तक वो अपने करियर ना बना लें और सैंड पर यानी खुले रेत में वो अपने इस घरों को इस्टेब्लिश ना कर लें और अपने करियर को ना बना लें और इतिहास को खोल करके रख दें ये पुस्तकें उनके सामने। और इनकी इतिहास गवाह है कि इनकी जो ज़बान है, इनकी जो भाषा है वो बिल्कुल एकदम से सुनहरी है, सूर्य के समान चमकीली है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम नंबर 2 हमारा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये यहीं पर कंप्लीट होता है। पोएम नंबर 2 को हमने पढ़ लिया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, पूरी तरह से एंजॉय करते हुए पढ़ना है पोएम नंबर 3 को। पोएम नंबर 3 है हमारी कीपिंग क्वाइट। आइए स्टार्ट करें। और पोएम नंबर 3 का नाम जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का स्टडी करेंगे। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना या चुप रहना। तो जिस शख्स की वजह से आप इस पोएम को पढ़ रहे हैं और मुझे पढ़ाने का मौका मिला है, उस शख्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए चलते हैं पोइट्स कॉर्नर में। तो ये हमारे आज के पोइट हैं, इनका नाम है पाब्लो नेरूदा। और पाब्लो नेरूदा, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये उनका असली नाम नहीं था, ये उनका पेन नेम था, यानी इस नाम से वो लिखा करते थे। उनका जो रियल नेम है वो थोड़ा सा अलग था, थोड़ा लेंथी नाम था उनका। रिकार्डो नेफ्ताली रेस बेसिल्टो उनका नाम था और उनका जन्म हुआ था 1904 में और चिली में उनका जन्म हुआ था। डेथ उनकी हुई थी 1973 में और नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर विनर हैं। तो नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का उन्हें मिला था 1971 में। और इस पोएम को जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कीपिंग क्वाइट, इस पोएम की जो थीम उन्होंने दी है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, नेसेसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पर आप समझे हैं कि जो थीम है आज की हमारी इस पोएम की वो है आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता। यानी जब हम अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं तो उसकी आवश्यकता। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स, और मानव प्राणियों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग का फीलिंग क्रिएट करने का इसका थीम है और ये यूनिवर्सल थीम मानी जाती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। तो देखिए जो पोएम स्टार्ट होती है वो पोएम स्टार्ट होती है, कवि 12 तक गिनने की बात कहते हैं
पहले स्टेंजा में कवि कहते हैं 12 तक गिनने के लिए हमें कहते हैं, और वो बिल्कुल पोएम को शुरू करते हैं। कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी ऑल विल कीप स्टिल, और हम सभी शांत होंगे। यानी कवि हमसे कहना चाह रहे हैं कि अब हम सभी 12 तक गिनेंगे और अब हम सभी शांत होंगे, और इस पृथ्वी पर रहते हुए ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। तो कवि कहते हैं कि इस पृथ्वी पर रहते हुए आओ कोई भी लैंग्वेज ना बोलें, अर्थात आप पृथ्वी पर चाहे कहीं भी रहते हैं, आप किसी भी देश के वासी हों और आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज को ना बोलें, आप बिल्कुल चुप रहें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आइए 1 सेकेंड के लिए तो रुक जाएं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को इतना अधिक न चलाएं। तो ये कहते हैं वो पहले स्टेंजा में, और फिर अपने आप ही सपोज करते हैं कि अगर हम चुप हो जाते हैं, अगर हम शांत हो जाते हैं, तो ये एक अजीब पल होगा। इसको वो कहते हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, कि यह एक अजीबोगरीब पल होगा, एक अद्भुत पल होगा। विदाउट रश विदाउट इंजन, यानी जिसमें कोई रश नहीं होगा, कोई भीड़ नहीं होगी, भागदौड़ नहीं होगी, कोई इंजन नहीं चलेगा, और हम सभी इस अचानक से आई हुई इस शांत माहौल में, अजीब सी शांति में, एक सडन स्ट्रेंजनेस में हम सभी साथ साथ होंगे। तो ये पहले स्टेंजा में कहते हैं कवि। तो मैं समझता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पहला स्टेंजा कवि का समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए 12 तक गिनने के लिए कवि क्यों कहता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स कि कवि जो है 12 तक गिनने के लिए क्यों कहता है। क्योंकि देखिए क्या, वो जो हमारी घड़ी होती है, तो घड़ी में केवल 12 साइन होते हैं, 12 साइंस होते हैं। देयर आर ओनली 12 साइंस ऑन आवर क्लॉक। जो हमारी घड़ी होती है उसमें केवल 12 साइन होते हैं, 12 प्रतीक होते हैं, और वो उन 12 घंटे को स्वीच कर देना चाहता है। उन 12 घंटे को संकेत कर रहे हैं हमारे कवि कि जो हम जाग करके, जो हम काम करके बिताते हैं। बाकी के 12 घंटों को सपोज किया जाता है कि रात्रि के नाम के होते हैं, उसमें वो हमारा सोने का समय होता है, उसमें हम इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं। तो कवि हमें चुप रहने के लिए बोल रहा है, शांत रहने के लिए बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक यूनिवर्सल मैसेज हमें देना चाहते हैं, जिससे साउंड पोल्यूशन को कहीं ना कहीं रोका जा सके। तो आइए अब स्टेंजा नंबर 2 में बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 2 में पोएट पाब्लो नेरुदा कहते हैं, अब वो यहाँ से हमें ले जाते हैं, समुद्र में ले जाते हैं। अब समुद्र में क्या होता है कि कड़ाके की सर्दी हो रही है, और कड़ाके की जो सर्दी हो रही है, उस कड़ाके की सर्दी में समुद्र में हमें क्या क्या मिलता है। समुद्र में देखिए मछुआरे मिलते हैं जो मछली पकड़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं, और जो नमक इकट्ठा करने वाले मजदूर होते हैं वो भी वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो वही दृश्य, वही इमेज जो है वो पाब्लो नेरुदा हमें बताते हैं, और वो कहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल, कि जो मछुआरा है कड़ाके की सर्दी में समुद्र में व्हेल मछली को हानि नहीं पहुँचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड हैव अ लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो नमक इकट्ठा करने वाला आदमी है वो अपने घायल हाथों को देखेगा। क्योंकि जब लगातार मजदूरी करते रहते हैं, लगातार काम को करते रहते हैं, और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने घायल हाथों को देख सकें। लेकिन यदि हम चुप हो जाते हैं, यदि हम शांत हो जाते हैं कुछ पल के लिए, तो हमारे पास वो मौका मिलता है हमें, जिससे कि हम अपने आप के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर वो नमक इकट्ठा करने वाला आदमी 1 सेकंड के लिए रुक गया, तो उसके पास इतना समय होगा कि वो अपने घायल हाथों को देखेगा। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स स्टेंजा नंबर 2। अब बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 3 में। स्टेंजा नंबर 3 में कवि पाब्लो नेरुदा कहते हैं, युद्ध के बारे में कहते हैं कि जो हरा भरा युद्ध होता है, यानी कहते हैं कि कुछ लोग हरे भरे युद्धों को जन्म दे देते हैं। हरे भरे युद्ध से क्या मतलब है? हरे भरे युद्ध से मतलब है कि जहाँ पर लोग अमन चैन से रहते हों, और वहाँ पर आकर के कुछ लोग जो है दंगा करा देते हैं, लड़ाई करवा देते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ जो है कवि पाब्लो नेरुदा कहते हैं। अर्थात एक सेंस में हम समझ सकते हैं कि पाब्लो नेरुदा जो है वो युद्ध के खिलाफ है, युद्ध नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि एक देश दूसरे देश पर हमला करे, हम आपस में गृह युद्ध लड़ें। तो बिल्कुल कवि पाब्लो नेरुदा इसके खिलाफ है।
तो वो यही कहते हैं कि वे लोग जो हरे भरे युद्धों को जन्म दे देते हैं और अग्नियास्त्रों का युद्ध करवाते हैं और गैसों का युद्ध करवाते हैं, यानी एक केमिकल वार करवा देते हैं, गैस वाला युद्ध करवा देते हैं, और वो एक ऐसी जीत को हासिल करते हैं जिसमें कोई जिंदा ही नहीं बचता है। तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा कवि हमें बताना चाहते हैं। तो ऐसी जीत का हमें क्या फ़ायदा जिसमें कोई जिंदा ही नहीं बचता है। और फिर उन लोगों को प्रताड़ना देते हैं हमें हमारे कवि। क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग भी क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे, यानी ये लोग भी जिन्होंने युद्ध करवाया है, जिन्होंने लड़ाई करवाई है, जिन्होंने इतनी ट्रकों लाशें लदवाई हैं, तो उन लोगों को प्रताड़ना देते हैं हमारे कवि और कहते हैं कि एक दिन तुम्हें भी स्वच्छ कपड़े पहनने होंगे। अर्थात स्वच्छ कपड़ा यहाँ पर बोल रहे हैं, क्लीन क्लॉथ बोल रहे हैं, श्राउड को यानी कफन को, यानी मौत तुम्हें भी आनी है और तुम भी एक दिन स्वच्छ कपड़े पहने हुए और 4 भाइयों के साथ पेड़ों की छाया में कुछ भी न करते हुए तुम भी चलोगे। अर्थात तुम्हारी भी लाश को 4 भाई लेकर के जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए। तो एकदम से प्रताड़ना देते हैं उन लोगों को जो युद्ध करवाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला स्टेंजा जो था माय डियर स्टूडेंट्स, ये युद्ध के खिलाफ था। अगले स्टेंजा में बढ़ते हैं आगे। अगले स्टेंजा में कवि पाब्लो नेरुदा कहते हैं कि जो कुछ भी मैं आपको संपूर्ण कार्यहीनता के बारे में बताना चाहता हूँ उसमें आपको जरा सा भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन वह है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो कहना चाहते हैं कि अगर हम शांत हो जाते हैं, अगर हम चुप हो जाते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को हमें इतना मतलब एक ऐसा अजीबोगरीब पल मिलता है, एक ऐसा शांति का पल मिलता है जिसमें शांति होती है, जिसमें हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, अपनी कमियों का सुधार कर सकते हैं। तो वो कवि जो है पाब्लो नेरुदा अपने आप में कहते हैं कि ये जो पल होगा जिसमें सब कुछ शांत होगा वो हमारे दुख को कम कर सकता है। यानी कवि खुद अपने आप को कहते हैं कि उनको दुख है और शायद ये इंटरप्ट कर सकता है उनकी सैडनेस को, और उनका जो दुख है वो बताते हैं। वो दुख क्या है? वो दुख है कि लोग अपने आप को लगातार मौत से डरा कर रखते हैं और अपने आप को कभी भी वो समझते नहीं हैं। यानी नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, अपने आप को कभी भी न समझने का दुख है। एंड फ्राइटनिंग अस विद डेथ, और अपने आप को मौत से डरा कर रखने का दुख है, जिसको ये जो शांति है, जब हम चुप हो जाएंगे, जब हम शांत हो जाएंगे, तो शायद ये उसको दुख को मेरे कम कर सकता है। ये कवि हमें बताते हैं इस वाले स्टेंजा में। आइए बढ़ते हैं अगले स्टेंजा में। तो अगले स्टेंजा में कवि पाब्लो नेरुदा हमें कहते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि हम अपने जीवन को चलायमान रख सकते हैं, लेकिन बहुत ही शांति के साथ चलायमान रख सकते हैं। और नेचर से बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी का, हमारा जो ब्लू प्लैनेट है उसका एग्जाम्पल हमारे सामने रख देते हैं। और वो कहते हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद पृथ्वी हमें सिखला सकती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ ही मरा हुआ सा प्रतीत होता है, अर्थात जो पृथ्वी है वो एकदम बाहर से मरी हुई प्रतीत होती है, मृत प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि कुछ भी जीवन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट लेटर ऑन लाइफ प्रूव्स, लेकिन बाद में जीवन सिद्ध हो जाता है, साबित हो जाता है। अर्थात यदि हम पृथ्वी को खोदना स्टार्ट करें तो असंख्य कीड़े मकोड़े उजागर होने स्टार्ट हो जाते हैं, अर्थात जीवन सिद्ध हो जाता है। इसकी अपार शांति के नीचे भी पृथ्वी की, यानी देयर इज लाइफ अंडर द अपैरेंट स्टिलनेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की इस अगाध शांति के नीचे भी जीवन चलायमान है। यानी शांति से वो लोग भी रह रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमें पृथ्वी से सीख लेनी चाहिए। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि अपने जीवन को हम किस तरह से शांति से भी चलायमान रख सकते हैं। और लास्ट वाली लाइन में कहते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, पोएट कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अब हम 12 तक गिनेंगे। यू विल कीप क्वाइट, आप शांत हो गए, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि मतलब हम सभी फिर 12 तक गिनेंगे, आप सभी शांत होंगे और मैं चला जाऊंगा। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे माय डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल बने रहें। आप अभी तक बने हुए हैं। अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो इसी तरह से आप बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट वाली पोएम तक। तो आइए, अब हम 3 पोएम को पढ़ चुके हैं और 4th पोएम की तरफ मूव करते हैं। और 4th पोएम है हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। लिखा हुआ देख रहे हैं पोएम नंबर 4, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी एक सुंदर वस्तु। और
जिस शख्स ने ये पोएम लिखी है, यानी जिस शख्स ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपको ये पोएम पढ़ा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं और आप सभी को पढ़ने का मौका दिया है इस पोएम को, तो आइए उस महान शख्स की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं, पोइट्स कॉर्नर में चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पोइट्स कॉर्नर है। तो आज के जो हमारे कवि हैं उनका नाम है जॉन कीट्स, और जॉन कीट्स को जाना जाता है रोमांटिक पोएट के रूप में जाना जाता है। तो बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी उनका जन्म आप यहाँ पर देख रहे हैं, ही वॉज बॉर्न इन 1795, यानी 1795 में उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म जो हुआ था वो मूर गेट में हुआ था, जिसको अब फिन्सबरी के नाम से जाना जाता है। लंदन में, इंग्लैंड में वो पैदा हुए थे। डेथ उनकी हुई थी 1821 में, यानी मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इम्पोर्टेंट वर्क्स उनके जाने जाते हैं। सबसे बड़ा उनका जो वर्क था वो था एंडीमियन, और उसके बाद फिर उनका वर्क आता है हाइपीरियन। जो हाइपीरियन था उनका इनकम्प्लीट एपिक था, और फिर भी इस इनकम्प्लीट एपिक ने उनको बहुत ही फेम दिलाया था, यानी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे इसकी वजह से। उसके बाद फिर वो बहुत बड़ी एक श्रृंखला लेकर के आए थे, ओड की श्रृंखला थी। उन्होंने बहुत सारे ओड्स लिखे थे, जिससे जॉन कीट्स जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था उनका वो। अब यहाँ पर जो हम आज पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमारी पोएम है, ये उनके बड़े वर्क यानी बड़ी कविता उनकी एंडीमियन की ओपनिंग लाइंस हैं, जिनको आज हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इनका जान लेते हैं एंडीमियन का। एंडीमियन जो कविता उन्होंने लिखी थी, उनकी शुरुआती लाइंस जो है हमारे यहाँ पर पोएम है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और इस एंडीमियन पोएम में एक यूनानी कथा है, और उस यूनानी कथा में क्या होता है कि एक पोएट होता है जो सेफर्ड होता है, गडरिया होता है, और वो माउंट लेटमोस पर रहता है, यानी लेटमोस पर्वत के ऊपर रहता था। और उसको एक दिन सपना आता है, और सपना आता है गॉडेस मून का सपना आता है, यानी चंद्रमा की देवी का उसे सपना आता है। और वो उसको इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी सुंदर लगती है कि उस कवि को, सेफर्ड कवि को, उस एंडीमियन में दिखाई जाने वाली मून गॉडेस या गॉडेस मून कहिए, उसका नाम था सिंथिया। तो उससे उस सेफर्ड कवि को मोहब्बत हो जाती है, प्रेम हो जाता है, और वो उसको पाने की लालसा में, पाने की इच्छा में जंगल में इधर से उधर भटकता रहता है। जिस प्रकार रामायण में आपने देखा था कि जो हमारे लॉर्ड राम हैं वो सीता को ढूंढने के लिए वन वन में इधर उधर भटकते थे, और कभी किसी पेड़ से पूछते थे, कभी किसी पर्वत श्रृंखला से पूछते थे। और एक कवि ने उनके बारे में लिखा है कि जैसे वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी, देखी क्या तुमने सीते मृग नैनी। तो उसी प्रकार की हालत जो है हमारे उस सेफर्ड पोएट की है। तो आइए उस एंडीमियन पोएम की जो ओपनिंग लाइंस हैं, जो हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स की बुक में, फ्लेमिंगो बुक में पोएम का रूप लेती है, तो उसको स्टडी करते हैं। तो आइए पोएम की तरफ रुख करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पोएम की जो शुरुआती लाइंस हैं वो आती हैं हमारे पास में। कवि शुरू करते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी ये पहली लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी एक सुंदर वस्तु एक सदा के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। इसकी सुंदरता जो है, यानी सुंदर वस्तु की बात कर रहे हैं कवि। बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार और देखिए, बिल्कुल शुरुआती लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस गोज ऑन, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह नथिंगनेस में नहीं पास होती है, कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती है। इसका मतलब है कि एक सुंदर वस्तु कभी भी मरती नहीं है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। अब देखिए बावर क्या होता है। बावर बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ किया है हमारे कवि जॉन कीट्स ने। बावर का मतलब होता है कि जैसे कोई पेड़ होता है और पेड़ के नीचे जो छाया बनती है, तो उस छाया में जो प्लेजेंट प्लेस होता है, जो सुखद स्थान होता है, उसको बावर कहा है कवि ने। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन हमारे लिए एक ऐसा सुखद स्थान छोड़ती है
एक सुंदर वस्तु, एंड ए स्लीप, और जिसमें हम सोते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ऐसे मधुर सपनों के साथ में हम सोते हैं ऐसे सुखद स्थान में, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और जहाँ पर जिसमें हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और हमारी सांसों में मतलब एक चैन होता है। देयरफॉर, इसीलिए ऑन एवरी मोरो यहाँ पर कहता है टुमारो को कवि, कि इसीलिए हम हर एक सुबह को आर वी रीथिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, कि हम अपने आप को पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए लगातार फूल माला जो है गूंथते रहते हैं, यानी एक फूल में दूसरा फूल जोड़ करके हम एक माला बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, फूलों की सुगंध हमें खुशबू पसंद होती है और फूलों का हम चुनाव करते हैं, माला बना लेते हैं, भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो उसी प्रकार से सुंदर वस्तु जो है उससे जुड़ने के लिए, हम पृथ्वी से जुड़ने के लिए उनका कलेक्शन हम करते रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं कि स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, यानी घोर निराशा के बावजूद भी, ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ, यानी अच्छे आदमियों की कमी, अच्छे मानवों की कमी के बावजूद भी, ऑफ नोबल नेचर, यानी अच्छे व्यवहार वाले व्यक्तियों की कमी के कारण भी, कमी के बावजूद भी, ऑफ द ग्लूमी डेज, दुख भरे दिनों के बावजूद भी, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे गलत सलत तरीकों को ही इस्तेमाल कर लिया हो, तो कवि यहाँ पर जो हमें बताना चाह रहे हैं, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज का मतलब है गलत सलत तरीके जो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मतलब आजमा लेते हैं, अपना लेते हैं गलत तरीका, तो उससे जो हमें दुख होता है, जो निराशा आती है, मेड फॉर आर सर्चिंग यस, कि उस स्थिति में भी हम सुंदर वस्तु की तलाश करते रहते हैं और अपनी तलाश को हाँ में बदलने की कोशिश करते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद, यानी जो मतलब गलत तरीका हमने अपनाया है और उस गलत तरीके से हमें जो दुख हुआ है, और उन सब चीज़ों के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, यानी कुछ सुंदर वस्तु आवरण को हटा देती है, यानी पर्दे को हटा देती है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, यानी हमारी काली आत्मा से, डार्क स्पिरिट से आवरण को हटा देती है, अर्थात जो हमारी आत्मा दुखी है उन सब तरीकों से, जो हमने गलत तरीका अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाया था, उसकी वजह से हम दुखी हैं, परेशान हैं। तो उस स्थिति में भी, उन सब चीज़ों के बावजूद भी कुछ सुंदर वस्तुएं हमारी काली आत्मा से पर्दे को हटा देती हैं, अर्थात हमें वो कहीं ना कहीं वहाँ पर आनंद प्रदान करती हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। अब कवि कहते हैं कि वो सुंदर वस्तु, यानी कवि के अनुसार जो सुंदर वस्तुएं हैं वो प्रकृति की हैं, यानी प्रकृति को सुंदर वस्तु मानते हैं, प्रकृति की चीज़ों को। और वो कहते हैं कि सच द सन, इस प्रकार से जैसे सूर्य होता है, द मून चंद्रमा होता है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी छोटे बड़े पेड़ पौधे होते हैं जो सुंदर वस्तु होती हैं। स्प्राउटिंग है सेडी बून, और एक सेडी बून जो है यानी एक छाया का वरदान प्रदान करते हैं। फॉर सिंपल शीप, एक साधारण सी भेड़ को भी एक छाया का वरदान प्रदान करते हैं जो पेड़ पौधे, अर्थात जो भेड़ है वो बिल्कुल साधारण है, उसमें कोई ताकत नहीं होती, बेचारी बिल्कुल सिंपल होती है, उसको भी छाया का वरदान प्रदान करने वाले वो पेड़ पौधे वो भी सुंदर वस्तु में आते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और उसी प्रकार से डैफोडिल्स होते हैं, पीले नरगिस के फूल होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस जंगल में वो रहते हैं, यानी ग्रीन वर्ल्ड में, जिस हरे भरे संसार में, यानी अर्थात जंगल में जिसमें वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, और जो छोटी छोटी जलधाराएं हैं वो जहाँ से भी गुजरती हैं अपने लिए एक ठंडा वातावरण बनाती चली जाती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, ग्रीष्म ऋतु के खिलाफ भी, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी जंगल के बीचों बीच, रिच विद स्प्रिंकलिंग, जो एक गुच्छा होता है फूलों का, एक मस्क रोज बताया गया है, फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, यानी जंगल के बीचों बीच बिल्कुल तपती हुई गर्मी में जो मस्क रोज यानी गुलाब की एक किस्म होती है मस्क रोज, और उसका फूलों का जो गुच्छा होता है वो पूरे जंगल में क्या करता रहता है, वो स्प्रिंकलिंग यानी जो अपनी खुशबू है उसको फैलाता रहता है।
तो ये भी एक सुंदर वस्तु है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। और उसी प्रकार से कवि हमें बताना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों के लिए हम शान शब्द को जोड़ते हैं, यानी ग्रैंडियर शब्द को जोड़ते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड, यानी माइटी डैड भी यहाँ पर हमारे पूर्वजों को कहा गया है, यानी जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे लिए पूरी मेहनत करके हमें इस स्टेज तक पहुँचा करके उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही हीरोइक कार्य किए और हमें इस मुकाम तक पहुँचा करके वो गुजर चुके हैं। और उनके बारे में माना जाता है, यानी हम कल्पना करते हैं, वी इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड, यानी हम उन शक्तिशाली पूर्वजों के बारे में कल्पना करते हैं। ऑल लवली टेल्स, अब कल्पना क्या करते हैं? कल्पना ये करते हैं कि वो स्वर्ग में रह रहे हैं और वहाँ पर सुंदर वस्तुओं का आनंद ले रहे हैं, तो ये हम कल्पना करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। फिर कहते हैं कवि, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, वो सभी कथाएं जो भी हमने पढ़ी हैं, जो भी हमने सुनी हैं, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, यानी वो सभी कथाएं, वो सभी कहानियाँ, जो कुछ भी, जो कोई भी कहानी, जो कोई भी कथा हमने सुनी है या जो कोई भी कथा हमने पढ़ी है, वो कथा एक फव्वारे के समान होती है जो स्वर्ग के किनारे से अमृत हमारे लिए उड़ेलता रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारी जो पोएम है माय डियर स्टूडेंट्स, ये ख़त्म होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप पूरे बिल्कुल इंजॉय के साथ में पढ़ते रहिएगा। आप अभी तक अगर बने हुए हैं तो अभी तक आपने जो है 8 मार्क्स गेन कर लिए हैं अपने बोर्ड मार्क्स से। आइए अब हम लास्ट पोएम की तरफ रुख करते हैं। जो लास्ट पोएम है हमारी आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आज की जो पोएम है हमारी टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जिस शख्स ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस पोएम को पढ़ सकें, मैं आपको ये पोएम एक्सप्लेन कर सकूं और आप इस पोएम को पढ़ सकें, तो उस शख्स के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। आइए हम चलते हैं पोइट्स कॉर्नर में। और पोइट्स, आज के जो हमारे पोइटेस हैं, कवित्री हैं, उनका नाम है एड्रीन रीच। और एड्रीन रीच का जन्म हुआ था 1929 में, बाल्टीमोर में इनका जन्म हुआ था। मैरीलैंड में पड़ती है जगह। और अमेरिकन पोइटेस हम इन्हें कहते हैं, ये अमेरिकन पोइटेस हैं। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 2012 में हुई थी। और इनके जो जितने भी वर्क्स हैं उन सब में फेमिनिज्म झलकता है, यानी नारीवाद झलकता है। और इन्होंने नारी की प्रॉब्लम्स को अपनी कविताओं में उजागर किया है। तो एक और कविता यहाँ पर उनकी है जो नारी के ही संबंध में है और नारी की ही प्रॉब्लम को, यानी किसी महिला की प्रॉब्लम को उजागर करती हुई ये एक पोएम है। तो यहाँ पर आप जो टाइटल देख रहे हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यानी चाची जेनिफर के चीते। तो टाइटल को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टाइटल को देख करके हमें ऐसा लग सकता है कि जैसे आंट जेनिफर ने कोई टाइगर पाल के रखे हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसा टाइटल उसने क्यों बनाया है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। पोएम जो स्टार्ट होती है हमारी पहली लाइन से, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी चाची जेनिफर के चीते एक आवरण के आर पार उछलते कूदते रहेंगे। यानी क्या है कि चाची जो जेनिफर है वो अपने हस्बैंड के लिए एक स्वेटर बुन रही है और उस स्वेटर के पैनल में वो चीतों के डिज़ाइन बुन रही है, हाथी दांत से बनी हुई सलाइयों का यूज़ करते हुए। तो जो चीते वो बना रही है, यानी जो पैनल, जिस पैनल में, स्वेटर के पैनल में उसने बनाए हैं, तो उस स्वेटर के पैनल में वो चीते उछलते कूदते रहेंगे। और उनका जो कलर बताया गया है वो टोपाज के कलर के बताए गए हैं, यानी पीले पुखराज एक पत्थर होता है जो पीले रंग का होता है, तो पीले पुखराज के रंग के हैं। और ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी जंगल में रहने वाले, जंगल के वासी हैं। और ये जो चीते हैं जो चाची जेनिफर ने बनाए हैं, ये चीते किसी भी आदमी को जंगल में पेड़ के नीचे नहीं डराएंगे, अर्थात कोई भी शिकारी इन चीतों से नहीं डरेगा। यानी जो जंगल में जो आदमी बताया गया है वो एक जंगली है और वो शिकारी है। तो जंगली शिकारी जो है वो इन चीतों से, जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं, इनसे नहीं डरेंगे।
और वो बहादुरी से उछलते कूदते रहेंगे। अब ये था माय डियर स्टूडेंट्स स्टैंजा नंबर 1। अब स्टैंजा नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंजा नंबर 2 में क्या होता है कि जो चाची जेनिफर है उनकी जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी है और वीक हैं, वो कमज़ोर हो गई हैं, और चाचा जी के लिए यानी अपने हस्बैंड के लिए स्वेटर बुन रही हैं। और स्वेटर बुन रही हैं हाथी दांत से बनी हुई सलाइयों से, यानी आइवरी नीडल ले रही हैं, और ऊन में से होकर के उनकी जो उंगलियां हैं वो उलझ रही हैं, और बहुत ज़्यादा वजन लग रहा है, यानी उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है उन हाथी दांत से बनी हुई सलाइयों को खींचने में, चलाने में। और फिर बताया गया है कि अंकल्स वेडिंग बैंड यानी चाचा जी के साथ शादी का प्रतीक जो कंगन है वो चाची के हाथ पर भारी वजन लिए हुए बैठा है। अर्थात इससे मतलब क्या है? इससे मतलब है कवित्री एड्रीन रीच हमें बता देना चाहती है कि उनका जो मैरिड लाइफ है, यानी चाचा जी के साथ जो उनके वैवाहिक संबंध हैं, जो वैवाहिक संबंध है वो उनका अच्छा नहीं रहा है, यानी वैवाहिक जीवन उनका खुश नहीं रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो चाचा जी के साथ जो शादी का प्रतीक है कंगन, वो भारी वजन लिए हुए उनके हाथ पर बैठा हुआ है। अब आगे थर्ड स्टेंजा में कहते हैं, कल्पना करती है एड्रीन रीच कि जब चाची जेनिफर मर जाएगी, व्हेन शी इज़ डेड, जब चाची जेनिफर मर जाएगी तो उसके जो आतंकित हाथ हैं, यानी जो उसके डरे हुए हाथ हैं, यानी उसे डर लगता था अपने हस्बैंड से, वो हर समय डरी हुई रहती थी क्योंकि चाचा जी ने उसके काम को उसको दास बना के रखा था। तो वो एक आतंकित, यानी उसके हाथों का वर्णन जो है आतंकित के रूप में किया जाता है, यानी डरे हुए के रूप में किया जाता है। तो जब चाची जेनिफर मर जाएगी तो उसके डरे हुए हाथ बिल्कुल शांत पड़ जाएंगे, और जो दुख दर्द पीड़ाएं जब वो जीवित थी तो वो उसके ऊपर हावी थी, अर्थात वो उनकी जो दर्द पीड़ाएं थी, जो जीवन में कष्ट थे, वो उसके ऊपर हावी थे चाची जेनिफर के, यानी वो उसके मालिक थे। लेकिन मरने के बाद वो दुख दर्द पीड़ाएं उसकी मुट्ठी में बंद हो जाएंगे, और अब चाची जेनिफर जो है उन सब दुख दर्द पीड़ाओं की, यानी उन सब ऑर्डिल्स की मालकिन हो जाएगी। और लास्ट में कहते हैं कि जो चीते चाची जेनिफर ने आवरण में बनाए थे वो उछलते कूदते रहेंगे निडरता से, निर्भयता से। और ये आपकी पोएम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं पोएम के क्विक रिवीजन की। तो पोएम का जो क्विक रिवीजन है वो ऐसे है कि जैसे आप समझ कीजिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि चाची जेनिफर स्वेटर बुन रही है और स्वेटर में आवरण में वो चीते बुन रही है, और हाथी दांत से बनी हुई सलाइयों से स्वेटर बुन रही है अपने हस्बैंड के लिए। उसको जो है उन सलाइयों को चलाना बहुत ही भारी लग रहा है, और चाचा जी के साथ जो उनका शादी का प्रतीक कंगन है वो भारी वजन लिए हुए उनके हाथ पर बैठा हुआ है, अर्थात उनका जो मैरिड लाइफ है वो खुश नहीं था। ठीक है, जब चाची जेनिफर मर जाएगी तो उन सब दुख दर्द पीड़ाओं की वो मालकिन हो जाएगी, और उसके द्वारा बनाए गए चीते आवरण में उछलते कूदते रहेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ द पोएम। थैंक यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोएम नंबर 5। और यदि आपने पोएम नंबर 1 से लगा करके 5 तक देखा है तो आपके निश्चित रूप से बोर्ड में 8 मार्क्स आपके पक्के होने वाले हैं। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।